हेलो स्टूडेंट्स। तो और आज कॉलिजन थ्योरी को आज बेसिकली शुरुआत में कुछ चीज़ें जो मैंने लिखवाई नहीं थी उसको लिखवा करके और आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दिया था उसका मैं फिलहाल आपको आंसर दे रहा हूँ। तो उसमें आपका फर्स्ट का आंसर है आपका बी, सेकंड का है सी एंड थर्ड का है सी। ये है आपका करेक्ट आंसर। तो जिनका जिनका सही होगा वो आप बताइएगा। बाकी अगर इसमें डाउट होगा तो बोलना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन फाइनली अगले वाले लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन एक बार आप लोग खुद से उसको ट्राई जरूर कीजिएगा। कुछ बच्चों ने मुझे आंसर भेजा लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने आंसर नहीं भेजा। अब क्यों नहीं भेजा अब वो जाने, लेकिन देख लो क्या करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। कॉलिजन थ्योरी जो हमने पढ़ा था बस उसको एज अ डेफिनेशन वाइज मैंने उसको राइट डाउन करा दिया है। तो बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि समझा दिया था मैंने आपको पिछले टर्न पे। तो कॉलिजन थ्योरी होता क्या है? तो कॉलिजन थ्योरी होता है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया भी था, कि ये क्या करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक हार्ड स्फीयर के जैसा मान करके चलता है। ठीक है, तो इट अज्यूम्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्फीयर। रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कैसा मान के चलता है, उसको मान के चलता है कि वो हार्ड स्फीयर है। और उसके बाद मैंने सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, तो सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि अगर प्रोडक्ट बनाना है तो आपको कॉलिजन करना पड़ेगा। अब सारा कॉलिजन आपका प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल नहीं होते, उनमें से कुछ ही कॉलिजन आपके प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। और जो कॉलिजन आपका प्रोडक्ट फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं आपका इफेक्टिव कॉलिजन। तो जस्ट जो मैंने बोला था वही पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रिएक्शन कैन अकर व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड नॉट ऑल कॉलिजन रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ओनली अ फ्यू कॉलिजन क्या करते हैं, रिजल्ट प्रोडक्ट बनाने में आपका हेल्पफुल होते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने इसके बाद जस्ट बात किया था किसके बारे में, एक छोटा सा एग्जांपल भी लिया था और वो मैं दिखाया भी था कि कैसे बॉन्ड टूटता है और कैसे बॉन्ड बनता है। तो इसके जस्ट नीचे जल्दी से मैं बस डिस्कस हल्का हल्का लिखवा दे रहा हूं। जो एग्जांपल लिया था हम लोगों ने क्या लिया था, H2 + I2 आपका बना था ट्वाइस HI। तो यहां पे एज मतलब समझने के दृष्टिकोण से बना लीजिएगा कि यहां पे क्या है, हाइड्रोजन के आपके दो एटम, यहां पे आयोडीन है आपका, और ये फाइनली क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे। और कॉलिजन करते टाइम ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड आपका टूटेगा। तो ये बॉन्ड आप ऐसे दिखा लेना कि ये बॉन्ड आपका टूट रहा है एंड ये वाला बॉन्ड आपका बन रहा है। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा है। इसे ही हम लोग कहते थे, मैंने लिखवाया था पिछले टर्न पे भी, तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। बस लिखवाने के लिए लिखवा रहा हूं बस। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। और इसे ही हम लोग एक और बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका मोर अनस्टेबल होता है। अब फाइनली अगर प्रोडक्ट जो स्टेबल बनेगा तभी ये ट्रांजिशन स्टेट और आगे जाएगा, अन्यथा वो ट्रांजिशन स्टेट पुनः से आपका पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट आगे और फर्दर मूव क्यों करेगा, क्योंकि आपका फाइनली जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो आपका स्टेबल प्रोडक्ट मिलने वाला है। अगर फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अगर अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन आगे नहीं जाकर के फिर से वो आपका पीछे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जनरल केस में क्या लेके चलते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो आपका स्टेबल ही होता है। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, HI हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ट्वाइस HI आपका फाइनली फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने डिस्कस किया था दो ग्राफ को, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ग्राफ। तो उन दोनों ग्राफ को भी मैं जल्दी से लिखवा दे रहा हूं। पिछले टर्म पे मैंने आप लोग को समझा दिया था काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस वाले में मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, बस जल्दी से लिखवाऊंगा और आगे फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। एक्चुअली पिछले टर्म पे मैंने कुछ लिखवाया इसलिए नहीं था क्योंकि कॉलिजन थ्योरी मतलब एक तरीके से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है
और उसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखने की अपेक्षा समझना मोर इंपॉर्टेंट है। तो उसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया था, अब धीरे धीरे करके हम लोग उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका एंडोथर्मिक जो ग्राफ बनाया था, ये क्यों होता है, कैसे होता है, सारा मैंने आपको पिछले टर्म पे डिस्कस कर दिया था। तो अभी मत आप लोग पूछिएगा कि क्यों और कैसे, ठीक है, अभी मत पूछिएगा कि क्यों होता है कैसे होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले टर्म पे बता चुका हूं कि इसका ग्राफ ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग ग्राफ इसका। यहां पे आपका एनर्जी और यहां पे होता है आपका रिएक्शन का प्रोग्रेस। अब कुछ नहीं, अगर सपोज करो कि रिएक्टेंट का एनर्जी कुछ यहां पे था, तो एंडोथर्मिक में क्या हुआ था, सब कुछ मैंने पिछले टर्म पे बता चुका हूं, ठीक है। अब रिएक्टेंट फाइनली जाएगा एक पॉइंट पे, इस पॉइंट के बाद फाइनली वो एनर्जी रिलीज करेगा, सारा पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा इस लेक्चर में, सिर्फ आपको एज अ नोट्स लिखवा दे रहा हूं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको कहते हैं, ये जो गैप होता है स्टार्टिंग से मैक्सिमम पॉइंट का, वो होता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक और पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ, एक और पॉइंट मैंने बताया था कि ये जो एनर्जी गैप होता है इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको EA से डिनोट करते हैं ना, EA से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट आपका इसमें और देख लो, तो प्रोडक्ट आपका यहां पे स्टॉप किया है, तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं EP से, मतलब एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का एनर्जी। अब फाइनली एक और टर्म हम लोग पढ़ा था डेल्टा H, तो डेल्टा H आपका ये हो जाता है। सारा टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया है पिछले वाले लेक्चर में। और डेल्टा H होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हमेशा होता है। अब देखो प्रोडक्ट का एनर्जी यहां पे है और रिएक्टेंट का एनर्जी यहां पे है, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। और मैंने आप लोग को एक और पॉइंट बताया था कि यहां पे आपका ऑब्जर्व हो रहा है और यहां पे रिलीज हो रहा है, चूंकि एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है और रिलीज कम हो रहा है, तो ओवरऑल डेल्टा H क्या होगा, तो आपका एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। ये सारा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस ग्राफ में ये जो मैक्सिमम होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर आप खुद से लिख लेना, या फिर इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। ये सारा हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है, कैसे होता है क्या होता है सब हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली एक और आते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक पे। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, तो उसमें जो एनर्जी जो होता है प्रोडक्ट का वो कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अब जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो ये है आपका एनर्जी और ये है आपका रिएक्शन का प्रोग्रेस। अब इसमें मान लेते हैं कि कुछ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहां पे था, फिर से ये इंक्रीज करेगा, ट्रांजिशन स्टेट को पार करेगा और फाइनली आपका एनर्जी रिलीज कर देगा। अब ध्यान दो, फिर से यही वाला पॉइंट जो होता है आपका होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये वाला, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी यही है। और ये वाला जो पॉइंट है यही होता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस वाले पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और डेल्टा H क्या हो जाएगा, तो डेल्टा H आपका ये वाला होगा। डेल्टा H होता क्या है, तो प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी। दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो यहां पे प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है, तो ओवरऑल जो डेल्टा H आएगा, ओवरऑल डेल्टा H जो आएगा वो आपका लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 मतलब इसको ही बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहां पे ओवरऑल एनर्जी क्या होता है, तो ओवरऑल एनर्जी होता है आपका रिलीज। और कुछ पॉइंट रह गया इसमें बताना। एक और पॉइंट है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक जाने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, रिएक्टेंट ऑफ एनर्जी, जो रिएक्टेंट का एनर्जी है उस एनर्जी से ट्रांजिशन स्टेट तक जाने में जो एनर्जी लगता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो सारा मैंने आपको एक जगह लिखवा दिया, आप भी खुद एक नोट्स में एक जगह लिखवा लेना, क्योंकि वहां पे आपको रिवीजन जब करोगे तो वो आपको आसानी होगा। अब अगर यहां तक क्लियर है तो अब जल्दी से हम लोग और आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं।
अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख लो आप लोग। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी आपका होता है जिसको हम लोग जनरली ई से डिनोट करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपका होता है, राइट डाउन कर लीजिएगा, द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा यहां पे किसको रिक्वायर होता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। तो द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो, फिलहाल आपका एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कुछ यहां पे था, अब इस एनर्जी से और एक्स्ट्रा कितना एनर्जी लग रहा है? तो और एक्स्ट्रा एनर्जी कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। तो और एक्स्ट्रा एनर्जी कितना लग रहा है? ताकि आपका रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका कितना एक्स्ट्रा एनर्जी का डिमांड कर रहा है ताकि वो फाइनली आपका क्या हो जाए? ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाए। अगर वहां तक पहुंचे तो जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसे ही हम लोग कहते हैं आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो हेडिंग होगा यहां से नया शुरू हो रहा है इस लेक्चर में, नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा फॉर एनी कॉलिजन टू बी इफेक्टिव। मतलब कोई भी कॉलिजन को अगर इफेक्टिव कराना है तो फॉलोइंग टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। मतलब अगर किसी भी टाइम अगर कॉलिजन को इफेक्टिव कराना है तो आपके दो फैक्टर होते हैं, वही आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिसमें से आपका पहला जो है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से, जिसमें आपका पहला जो है वो आपका होता है ओरिएंटेशन फैक्टर। पहला जो है आपका है ओरिएंटेशन फैक्टर, और जो दूसरा है वो है आपका एनर्जी फैक्टर। ये भी आपका कॉलिजन थ्योरी से ही आया था। ये दोनों जो डिस्कस करेंगे ये भी आपका कहां से आया था? तो कॉलिजन थ्योरी के थ्रू ही आया था। और इसी एनर्जी फैक्टर में आपको एक टर्म दिया गया था आर्हेनियस इक्वेशन का, जो कि था जो कभी भी जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं E का पावर माइनस EA/RT। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे। दो फैक्टर होते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन कराना है तो दो फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट वन इज द ओरिएंटेशन फैक्टर एंड सेकेंड वन इज द एनर्जी फैक्टर। अब इसको हम लोग जल्दी से समझते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो लेंगे आपका ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है, इसको जल्दी से समझते हैं। तो फर्स्ट आपका अब होगा ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है, इसमें पहले एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग। पॉइंट आप लिखिएगा, फॉर एनी कॉलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर एनी कॉलिजन टू बी इफेक्टिव, रिएक्टेंट molecules must be collide with प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये बार बार प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। मतलब कि अगर कॉलिजन आपका इफेक्टिव कराना है, इफेक्टिव कॉलिजन ही आपका हेल्पफुल होता है प्रोडक्ट बनाने में। तो अगर इफेक्टिव कॉलिजन कराना है, अगर कॉलिजन को क्या कराना है इफेक्टिव, तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड तो करेंगे लेकिन कोलाइड करते टाइम उनका ओरिएंटेशन बढ़िया होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अब ये परफेक्ट ओरिएंटेशन होगा क्या, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक मिथाइल आयोडाइड है,
मिथाइल आयोडाइड। और इस पे आप मान लीजिए हाइड्रोक्सी जो का जो आयन है OH माइनस, वो आपका इस पे अटैक करने वाला है, इस कार्बन के सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है इसका, उस पे अटैक करने वाला है। अब आपको खुद पता होगा कि ये जो आयोडीन है इस पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे डेल पॉजिटिव होगा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब होगा क्या, एक केस क्या हो सकता है कि ये जो OH माइनस इस पे जाकर के अटैक करे और इस आयोडीन को बाहर निकाले। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक का, लेकिन ऑर्गेनिक से भी हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें इसको समझना है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में देखिए, एक तो बेचारे पहले से माइनस था, अब ये माइनस जाकर के जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो बीच रास्ते में कौन आएगा, आयोडीन आएगा, जो कि इसके पास भी आपका डेल नेगेटिव चार्ज है। तो ये माइनस इस माइनस को इसके पास आने नहीं देगा। तो अगर ऐसे अटैक हो रहा है इस कार्बन पे, तो ये आपका होगा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर नहीं है। क्यों प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आपका ये बेचारा भी माइनस और ये आयोडीन का जो बड़ा सा एटम है वो भी माइनस, ये माइनस माइनस उसको भगाएगा, इस पे अटैक करने नहीं देगा। तो अगर ऐसे होगा तो नो प्रोडक्ट विल ऑब्टेन, कोई प्रोडक्ट आपका नहीं मिलने वाला। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होगा, प्रॉपर तभी होगा ओरिएंटेशन जब आपका ये OH माइनस पीछे से आगे अटैक करे। पीछे से मतलब ये हाइड्रोजन छोटा सा, ये भी छोटा सा, ये भी छोटा सा, आयोडीन से इसको दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं, क्योंकि ये आराम से पीछे से आकर के यहां पे अटैक कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो अटैक करने का जो प्रोसीजर हुआ, यही आपका है प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्योंकि जब ऐसे अटैक करेगा तो इसके बीच रास्ते में कोई बाधा नहीं बनने वाला, इसको रोकने वाला फिर कोई नहीं है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो कॉलिजन अगर होगा तो कॉलिजन पीछे से करेगा तभी आपका प्रॉपर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि तभी आपका आयोडीन रास्ते में नहीं आएगा और आराम से क्या होगा, जब ये OH माइनस इस पर अटैक करेगा, आराम से फिर आयोडीन आपका बाहर निकल जाएगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी और I माइनस आपका बाहर निकल जाएगा। तो इसमें ऑर्गेनिक अगर लग रहा होगा तो उसको समझिएगा मत, बस समझना इसमें यह है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या था, प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल क्यों होते हैं ये। तो सेकंड हमारा है अब इसमें कॉलिजन थ्योरी, इफेक्टिव कॉलिजन कराने में सेकंड पार्ट है हमारा एनर्जी फैक्टर। अब इसको ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट भी है और समझने लायक भी है। तो पहले इसका कुछ पॉइंट है, 2 पॉइंट इसमें बेसिकली कहे गए थे, 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें था कि ओनली दोज मॉलिक्यूल्स सो इफेक्टिव कॉलिजन whose energy is greater or equal to एक्टिवेशन एनर्जी। पहला जो पॉइंट बताया गया उसमें क्या बोला गया, ये भी कॉलिजन थ्योरी के अंदर ही आता है, और इसमें क्या बोला गया कि अगर आपका कॉलिजन इफेक्टिव तभी होगा, ये पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनना, अगर आपका कॉलिजन इफेक्टिव तभी होगा जब आपका जो एनर्जी जो है गिवन, जो कॉलिजन कराने में जो एनर्जी दिया जा रहा है वो एनर्जी आपका बड़ा या उससे ज्यादा होना चाहिए। किससे? एक्टिवेशन एनर्जी से। तो ये बात सही भी है। कैसे सही है? तो ध्यान दो, जब हम लोग ग्राफ वो पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ ये वाला थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी था क्या कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड किया गया रिएक्टेंट के द्वारा कि वो क्या बना दे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे। ये कर्व है ना, ध्यान दीजिएगा, ये कर्व है। तो रिएक्टेंट को वो एक्स्ट्रा एनर्जी दो ताकि वो रिएक्टेंट क्या फॉर्म करे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसे ही हम लोग क्या कहते थे, एक्टिवेशन एनर्जी कहते थे। अब आप खुद सोचो, आप इतना एनर्जी ना दे करके, आप खुद सोचना यहां पे कि अगर मैं इतना एनर्जी ना दे करके इससे कम एनर्जी दूं, मतलब इतना ही एनर्जी दूं, इतना एनर्जी दूं, तो बताओ यहां के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनना यहां पे है, आपने मात्र एनर्जी इतना दिया है,
मतलब इतना दिया है, इतना दिया है तो आपका प्रोडक्ट बनाएगा नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी इफेक्टिव कोलिजन कराना है, इफेक्टिव कोलिजन हेल्पफुल होता है प्रोडक्ट बनाने में। और अगर इफेक्टिव कोलिजन कराना है तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी देंगे उसको कितना देना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी से इक्वल दो या उससे आप ज्यादा दो, तभी आपका फाइनली क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था समझिएगा। ये पॉइंट में खुद उसने जानकारी भी दे दी कि कितना मॉलिक्यूल्स आपका प्रोडक्ट बनाएगा, उसके बारे में जानकारी दिया गया सेकंड पॉइंट में। कि अगर मान लो कि अगर इसमें 2 लाख मॉलिक्यूल अगर आपका कोलिजन कर रहे हैं तो कितना फ्रैक्शन उसका प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल होगा, वो भी आपका इस सेकेंड स्टेटमेंट से जानकारी दी गई। तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं FOM, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसेस द एनर्जी बैरियर, क्रॉसेस द एनर्जी बैरियर। ये एनर्जी बैरियर है कौन सा, तो ये एनर्जी बैरियर ये वाला जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, इसे ही हम लोग बोल रहे हैं एनर्जी बैरियर। तो कितना मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आपके इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दिया गया सेकेंड पॉइंट में। बोला कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसेस एनर्जी बैरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E का पावर माइनस EA/RT। ये भी कहां से आया था, तो कोलिजन थ्योरी का आपका सेकेंड पॉइंट था कि वो कितने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपके इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको कितने मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। तो वो बोला कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है E का पावर माइनस EA/RT। अब जल्दी से देखते हैं इसको ना, इसको एक और ग्राफ है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। एक और ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है, इसको समझना ध्यान से। Y एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहां पे है इधर आपका एनर्जी। और इस ग्राफ में क्या आया, ध्यान से देखिएगा। ध्यान देना, एक्स एक्सिस पे एनर्जी है, Y एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और बोला क्या कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसेस एनर्जी बैरियर, वो है E का पावर माइनस EA/RT। अब ध्यान दो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, तो देखो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब 0.1, 0.2, मतलब 0.1 से लेकर के 0.9 तक मान लो, अगर मोटा मोटी लो तो ये सारे आपके किस में है, फ्रैक्शन में है। तो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मान लो कि क्या हम लोग जनरल आम भाषा में बोलते हैं ना कि मान लो कि एक चीनी का बोरा है, तो एक चीनी का बोरा होता है 1 क्विंटल का, 1000 kg का, तो इसका 0.1 पार्ट, इसका क्या 0.1 पार्ट, तो वही आपका क्या है, फ्रैक्शन दिखाया मॉलिक्यूल्स का। तो इसमें क्या बोला है आपका, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसमें, तो बेसिकली पॉइंट में होंगे। तो ये ग्राफ क्या जानकारी दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ आपका जानकारी दे रहा है, मान लेते हैं कि यहां पे 0.1 है, मान ले रहा हूं, ठीक है, 0.1 है। तो उस टाइम पे एनर्जी सपोज कर लो कि 0.1 टाइम में एनर्जी मान लो कुछ भी हो, x जूल जो y जूल जो भी हो। तो ये ग्राफ क्या जानकारी दे रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस रिएक्टेंट का 0.1 पार्ट, इस रिएक्टेंट का 0.1 पार्ट का एनर्जी आपका x जूल है। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते हैं तो मान लेते हैं ये हो गया 0.2, मान लेते हैं इसको। तो ये वाला पॉइंट क्या बताएगा, तो ये वाला बताएगा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके पार्टिसिपेशन में इसका 0.2 पार्ट का एनर्जी कुछ इतना है, ठीक है। ऐसे ही करते 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 आप फाइनली कहां पहुंचेंगे, फाइनली हम पहुंचेंगे यहां पे मैक्सिमम वाले पार्ट पे। तो अब जैसे जैसे हम 0.2 से और ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते इसका मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या बता रहा है,
मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पे ये जो फ्रैक्शन है, मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे फ्रैक्शन है 0.8। तो ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है? तो आपका ये वाला पॉइंट बता रहा है कि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो मोस्टली पार्ट है, मतलब इनका अगर 0.8 पार्ट मानो इस पूरे रिएक्शन का, तो इस पूरे रिएक्शन का जो 0.8 पार्ट है उनका जो एनर्जी है वो कुछ इतना है, मान लो P जूल है। अब इससे क्या मतलब निकलता है कि ओवरऑल अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन का पूरा जो 0.8 पार्ट है, उन 0.8 पार्ट का जो एनर्जी है वो आपका क्या है? P जूल है। मतलब कि बाकी 0.8 से छोड़ करके बाकी जो 0.2 है, उन 0.2 में बाकी का एनर्जी कुछ आपका इधर वेरी कर रहा है, यहां वेरी कर रहा है या यहां वेरी कर रहा है। लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल्स का जो आपका एनर्जी है, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट बता रहा है 0.8, मैंने माना है, ठीक है, मैंने माना है। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैंने माना 0.8 पार्ट, तो 0.8 पार्ट इस रिएक्टेंट का, उनका एनर्जी आपका P जूल है। तो ज्यादातर रिएक्टेंट का एनर्जी कितना है बालक? तो ज्यादातर रिएक्टेंट का एनर्जी है आपका। अब आते हैं हम लोग यहां पे, ये क्या कहता है? तो ये कह रहा है कि उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं वो जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं -EA/RT के। तो अगर मान लेते हैं कि वो जो एक्टिवेशन एनर्जी का बात किया है, जो एनर्जी बैरियर है यहां पे आपका एनर्जी बैरियर जो है, मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पॉइंट है, ये है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको जितना भी क्रॉस करेंगे, जितने भी पार्टिकल्स इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करेंगे, वही आपका हेल्पफुल होगा। क्या? वही आपके हेल्पफुल होंगे प्रोडक्ट को फॉर्म करने में। तो वही आपको बोला गया है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं एनर्जी बैरियर को, तो वो करते हैं E⁻⁻⁻⁸ और फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया कि ओनली दोज मॉलिक्यूल्स सो इफेक्टिव कोलिजन जिनका एनर्जी ग्रेटर होता है एक्टिवेशन एनर्जी से। तो ये भी ग्राफ एक होता है, पढ़ना है, एनसीईआरटी में भी है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी का जो ग्राफ है समथिंग लाइक कुछ ऐसा है। इसमें समझने का पॉइंट क्या था कि ये वाला वाई एक्सिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस एनर्जी को शो कर रहा है। और इस ग्राफ को रीड कैसे करते हैं तो वही मैंने आपको बताया कि अगर मान लेते हैं कि इसका मैक्सिमम पॉइंट अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.8 को दर्शा रहा है, मैंने अज्यूम किया है, तो आप खुद सोचो इस पूरे रिएक्टेंट का 0.8 पार्ट, इस पूरे रिएक्टेंट का 0.8 पार्ट का एनर्जी क्या है? P जूल है। मतलब ज्यादातर पार्ट रिएक्टेंट का, उनका एनर्जी आपका P जूल है। मैंने जस्ट एक अज्यूम किया है, ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। अब अगर यहां तक क्लियर है तो इसको भी आप लोग फॉर्म कर लीजिएगा, इसको भी आप बना लीजिएगा समझने के दृष्टिकोण से। अब ध्यान देना यहां पे, जल्दी से जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना। सेकेंड थ्योरी में आया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्रॉस करेंगे एनर्जी बैरियर को वो होंगे E⁻⁻⁸ के। अब आप खुद सोचो, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे इस एनर्जी बैरियर को, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रोडक्ट बनेगा। और जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो रेट भी उस रिएक्शन का उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E⁻⁻⁸ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जितना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे उतना ही हाई अमाउंट में आपका प्रोडक्ट बनेगा। और हाई अमाउंट में प्रोडक्ट बनने का मतलब कि रेट आपका बढ़ेगा। जब तक रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा तब तक आपका हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके क्या लिखूंगा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसेस एनर्जी बैरियर, इसको मैं लिख सकता हूं ना रेट। रेट क्यों लिखा? क्योंकि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका उस रिएक्शन का रेट भी होगा। तो रेट को भी मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E⁻⁻⁸ अब ध्यान दो, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रेट जो होता है वो होता है आपका रेट कांस्टेंट और समथिंग कंसंट्रेशन का पावर n। अर्थात रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रेट कांस्टेंट के। तो इस रेट को मैं और सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा, रेट कांस्टेंट भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E⁻⁻⁸ के। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं,
इसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट जन्म लेगा, उसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं आर्हीनियस फैक्टर, इसे ही हम लोग बोलते हैं आर्हीनियस फैक्टर। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि ये वाला जो स्टेटमेंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से यहाँ पे इसके जो जो टर्म है उसको लिख लेते हैं। तो के आपका होता है रेट कांस्टेंट, लिख लीजिएगा। ए जो होता है उसको बोलते हैं आर्हीनियस फैक्टर, या फिर इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये भी नाम है, ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये क्या है बालक? तो ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? तो आर होता है आपका गैस कांस्टेंट, और टी क्या है? टेम्परेचर, लेकिन ध्यान दीजिएगा केल्विन में, ठीक है। तो यहीं से आपका आया जो हमारा नया इक्वेशन जो फॉर्म हुआ, ये इसे ही हम लोग बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। और इससे ही हम लोग अब बात करेंगे टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंसी होता है, डिपेंडेंसी होता है रेट कांस्टेंट में, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अब हम लोग और एक्सपेंड करेंगे। ये आया कहां से था? तो बेसिकली कॉलिजन थ्योरी के एक पार्ट से ही आपका फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो अगर चीजों को समझना है तो इस ग्राफ को बार बार, अगर समझ में नहीं आएगा एक बार तो रिपीट करके बार बार सुनिएगा, आराम से क्लियर होगा। मैंने काफी डिटेल्ड वे में आपको समझाया है, ठीक है। तो अभी कुछ पार्ट अभी थ्योरेटिकल चल रहे हैं, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे तो इस पे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक यहाँ तक राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने फाइनली आर्हीनियस का इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या आया था? वो आया था रेट कांस्टेंट जो था वो था आर्हीनियस फैक्टर ई का पावर, ई क्या है आप लोग पढ़े हुए ना बचपन में ई के बारे में, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, तो ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। और क्या क्या ये सारे टर्म्स को मैंने अभी जस्ट डिफाइन किया कि इसमें सब क्या क्या है, उनके बारे में मैंने बताया। अब हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग होगा वो नेक्स्ट हेडिंग होगा डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है, किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का। अब ध्यान से देखिएगा, इससे ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके थ्रू ही हम लोग सारा जो टेम्परेचर का डिपेंडेंसी है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं, पहले तो मैं बोल रहा हूं, आपको ये क्लियर है कि नहीं आप खुद सोचिएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज। अब क्या ये बात आपको सत्य लग रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये होगा। अब कैसे होगा? तो ये बताएगा हमको, ये आर्हीनियस बाबा का जो इक्वेशन था वो बताएगा। तो आर्हीनियस का इक्वेशन क्या था? K इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखो सीक्वेंस से मैं बता रहा हूं, सीक्वेंस से फॉलो करके बता रहा हूं, ध्यान से इसको समझिएगा। पहले मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने पहले टेम्परेचर को बढ़ाया, पहला क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आप लोग बताइए कि ई ए बाई आर टी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर टी, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये पूरा का पूरा टर्म घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। एक और पॉइंट आप ऐड करना चाहो तो लिख लेना कि एक्टिवेशन एनर्जी और ये आर्हीनियस फैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी आर्हीनियस फैक्टर, उसको हम लोग मान के चलते हैं, इन जनरल केस हम लोग मान के चलते हैं कि टेम्परेचर से उनको कोई लेना देना नहीं है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ उसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पूरा टर्म घटेगा। अब अगर ये पूरा टर्म घटेगा तो बताना माइनस ए बाई आर टी क्या होगा? तो माइनस ए बाई आर टी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाया तो ए बाई आर टी घटेगा, लेकिन जैसे ही इसके आगे माइनस लगाओगे तो वो बढ़ना शुरू करेगा। अब अगर ये बढ़ना शुरू करेगा तो आप खुद बताओ कि ई का पावर माइनस ए बाई आर टी क्या करेगा? जब ये बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ई का पावर माइनस ए बाई आर टी भी बढ़ेगा। और अगर ये बढ़ेगा तो फाइनली क्या होगा? के जो था ए का पावर ई का पावर माइनस ए बाई आर टी,
इसमें बताओ ये वाला टर्म अगर बढ़ रहा है तो आपका रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तो मैंने हेंस प्रूफ कर दिया कि रेट कांस्टेंट भी आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंक्रीज करता है। और अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि रेट होता ही क्या है, रेट होता ही आपका रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर n। तो अगर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो आपका रेट भी, रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट कांस्टेंट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब जल्दी से इसके ग्राफ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और एक ग्राफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसके ग्राफ को भी। एक ग्राफ मैं बनाऊंगा और एक ग्राफ आपको होमवर्क में दूंगा, और फिर हम लोग फाइनली आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। चलो, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, दोनों साइड लॉग बेस ई ले रहा हूं, लॉग ई ले रहा हूं ना, लॉग बेस ई। इसको आप लोग एलएन भी बोलते हैं ना, एलएन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी के बता दिया, चलो पता होगा। अब बोथ साइड लॉग ले रहे हैं तो ये हो जाएगा एलएन के इज इक्वल टू एलएन ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं तो एलएन के, एलएन ए दिख रहा है आप लोग को, एलएन ए और प्लस एलएन ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आशा करता हूं कि ये स्टेप आपको चमत्कार नहीं लगा होगा। बस कुछ नहीं, अगर दो प्रोडक्ट में होता है, पढ़े होंगे ना बचपन में, एलएन ए डॉट बी है तो इसको लिख सकते हैं एलएन ए प्लस एलएन बी, वही किया है। अब ध्यान दो, एलएन मतलब लॉग क्या होता है, बेस ई होता है। तो ये वाला टर्म को ध्यान से देखना, हल्का सा और एक्सपेंड कर दे रहा हूं ताकि कुछ लोगों को चमत्कार नहीं लगे। तो एलएन को मैं क्या लिख सकता हूं, एलएन को लिख सकता हूं लॉग ई बेस ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। एलएन मतलब लॉग ई बेस, ये इतना हो गया, और ये तो पहले से था ना ये वाला, तो इसको मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया है, इस वाले को, ठीक है। अब पता होगा अगर बेस बेस ये बराबर होता है, पढ़े होगे ना प्रॉपर्टी, मैथ तो तुमको मेरे से ज़्यादा आता होगा। तो ये बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मतलब पढ़े होगा ना लॉग 10 होता है तो 1 हो जाता है, वही कुछ है, ठीक है। और ये जो पावर वाला टर्म है, ये जो पावर वाला टर्म है उचक किधर आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा एलएन के एलएन ए, ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी। ध्यान से देखना, चमत्कार नहीं लगना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन में बोल देगा बालक कि बनाओ, क्या बनाओ, तो ग्राफ बनाओ एलएन के में और 1/t में, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर और लॉग बेस ई के यहाँ पे है रेट कांस्टेंट, इसका ग्राफ क्या होगा। तो अब तो शायद तुम लोग जान ही गए होगे बनाना। ये जो वाई एक्सिस में है तो इसको मैं वाई बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और सजा ले रहा हूँ ना, सजा ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो। चलो यहाँ पे लिखते रहो, थोड़ा सा सजा ले रहा हूँ, ध्यान देना। एलएन के है ये, तो एलएन के को एलएन के छोड़ दो, इस वाले को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, तो इसको लिख लूँगा माइनस ई ए बाई आर इंटू 1/t, इस वाले को लिख लिया, और प्लस एलएन ए, इतना लिख सकता हूं। अगर इतना लिख सकता हूं तो ये वाला आपका है y, यही आपका कहां पे है 1/t, कहां पे है, x एक्सिस पे है, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर एक्स और प्लस सी, यही हो गया आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप कितना आ रहा है बालक, स्लोप मेरा आ रहा है यहां से, स्लोप आ रहा है माइनस ई ए बाई आर, और इंटरसेप्ट क्या आ रहा है वाई एक्सिस पे, तो इंटरसेप्ट आ रहा है सी किसके बराबर है, एलएन ए के बराबर है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, ध्यान से देख लो, स्लोप निगेटिव है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो स्लोप निगेटिव कुछ ऐसा होगा, और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव में कट कर रहा है, तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका स्लोप। और स्लोप जो होगा बालक, स्लोप जो होगा ये वाला एंगल, स्लोप जो है वो किसके बराबर है, माइनस ई ए बाई आर
एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर। और ये जो पॉइंट कट कर रहा है, जो ये वाला लेंथ है, यही लेंथ है आपका ए लेन ए। ठीक है, तो बस इतना ही कुछ था। आपका होमवर्क ये है, होमवर्क में आपको ये करना है कि log 10 बेस के वर्सेस 1/t का ग्राफ बना के भेजना है, और उसमें आपको ये बताना है कि स्लोप क्या होगा और इंटरसेप्ट क्या होगा, ये दोनों आपको बनाना है। मैंने एलएन वाला बना लिया, लॉग वाला आप बनाओगे। ठीक है, तो यहां तक बता के भेजो और पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो। पता नहीं क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन देता हूं तो सॉल्व करके नहीं देते हो, पता नहीं क्या करते हो, समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ बताओगे तब तो कुछ करेंगे भी। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहां तक हम लोग स्टॉप करते हैं। अभी ये इस पे और इसको एक्सपेंड करेंगे, जो आपका आर्हेनियस इक्वेशन है e का पावर माइनस ए बाई आर टी, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे उसका एक रिलेशन आता है, वो भी मेंस में आया हुआ है एक आध बार, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये करके मुझे भेजो और ये सारा समझो, अच्छे से रिवीजन करो प्रॉपर। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को अनअकैडमी पे एक ऑनलाइन टेस्ट ले लूं केमिकल काइनेटिक्स पे। ठीक है, तो चलो ठीक है, स्टॉप करते हैं यहाँ पे। पढ़ाई करो, मजे करो, लेकिन घर पे रहो, अच्छे से रहो। ओके, बाय।